ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सत्ता का संग्राम लगातार जारी है और इस सत्ता के संग्राम में हम ताजा अपडेट दे रहे हैं और साथ ही साथ जो हॉट सीटें हैं, जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, उन पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर लगातार सुबह से ही मतदान हो रहे हैं। मतदाता अपने घर से निकलकर मतदेय स्थल जा रहे हैं और वहां मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं से अपील भी है न्यूज़ार की कि वो घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ हम लगातार सुबह से ही आपको चुनाव से संबंधित अपडेट दे रहे हैं। लगातार अपडेट यहाँ पर हम कर रहे हैं अपने दर्शकों को और उसी कड़ी में हम महाराष्ट्र की सीटों की अब चर्चा शुरू करते हैं। बांद्रा पूर्व, इसमें हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन बांद्रा पूर्व में किसके किसके बीच टक्कर है ये हम दिखा दें। एनसीपी से जीशान सिद्दीकी, एनसीपी अजीत गुट, जीशान सिद्दीकी हैं और इनकी टक्कर में हैं शिवसेना यूबीटी से वरुण सरदेसाई। वरुण सरदेसाई यहां पर चुनाव मैदान में है, लेकिन एक गड़बड़ी और है। यह सीट जो है बाला साहब ठाकरे की जो मातोश्री है, इसी सीट के अंतर्गत आता है। इसलिए शिवसेना एनसीपी के खाते में जाने से नाराज हो गई, यानी कि शिंदे गुट की शिवसेना के नेता नाराज हो गए और कुणाल सरमलकर निर्दलीय मैदान में उतर गए। तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देख सकते हैं आप। एक शिवसेना यूबीटी, वरुण सरदेसाई यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वरुण सरदेसाई कौन है? ये आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई हैं, यूबीटी से चुनाव लड़ रहे हैं। और एनसीपी में शामिल हुए जीशान यहां पर एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं, अजीत गुट से। लेकिन शिंदे गुट भी इस चुनाव मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशी शिंदे गुट के नेता कुणाल सरमलकर ये चुनाव मैदान में है। आइए अब जनादेश देखते हैं 2019 का। जीशान जियाउद्दीन सिद्दीकी ये कांग्रेस से जीते थे। आज भी ये कांग्रेस से ना होकर के ये अजीत गुट एनसीपी में शामिल हुए हैं, वहीं से प्रत्याशी हैं। और विश्वनाथ महादेश्वर शिवसेना से थे, ये चुनाव 2019 में हारे थे, यानी कि शिवसेना दूसरे नंबर पर थी। और यहां भी अब शिवसेना बटी हुई लग रही है, यहां पर बटी हुई है और यहां से दो प्रत्याशी हैं, एक निर्दलीय लड़ रहे हैं और एक यूबीटी से लड़ रहे हैं। आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई वरुण सरदेसाई। हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, सीटों पर चर्चा की शुरुआत करें और अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। हमारे जो मेहमान हैं प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पवन पटेल जी, महामंत्री कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुस्कुराते रहिए पहले की तरह। डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भटनागर जी मुस्कुरा उठे हैं आपकी मुस्कुराहट देखकर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र की सीटें हैं और डॉक्टर आलोक सोती जी तो सदैव न हंसते हैं और न गंभीर रहते हैं, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट बिखरी रहती है, ये उनकी विशेषता है। और इन्हीं मुस्कुराहटों के साथ एक स्वस्थ चर्चा हम करते हैं। स्वस्थ चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भटनागर जी, एनसीपी अजीत गुट, जीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के पुत्र, यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत गुट महायुति में है, आप उसके अगुआ हैं, ये कहा जा सकता है। बीजेपी अगुआ है महायुति की। यूबीटी से वरुण सरदेसाई, आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आदित्य ठाकरे
कांग्रेस के महामंत्री हमारे साथ हैं, तो अब समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, शिंदे गुट से भी चुनाव मैदान में कुणाल सरमलकर जी आ गए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि मातोश्री का मामला था और उनसे रहा नहीं गया कि इसी सीट में है तो हम चुनाव लड़ेंगे। अजीत गुट के खाते में यह सीट गई थी, इसलिए नाराज थे। सवाल यह है कि अब एनसीपी और शिवसेना, शिंदे गुट, इसमें वोट बटेगा नहीं। अगर वोट बटेगा तो आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई जी तो वैसे लेके चले जाएंगे। जी, बीजेपी से ही सवाल है भटनागर जी आपसे। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल को जो आप कहना चाहते हैं कि समझ गया हूँ थोड़ा सा। और मैं थोड़ा सा बीच में कहीं हूँ तो मुझे आप रोक दीजिएगा। जी जी। पार्टी की नहीं बन पाती है और कहीं पार्टी की भी नहीं बन पाती है। और इस स्थिति में यूपी में भी हमने देखा है और भी राज्यों में देखा है, ऐसा नहीं। और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी के होने के बावजूद भी ये तो उनकी अपनी पार्टी का देखना है, और जो लड़ रहे हैं या लड़वा रहे हैं उनको देखना है। हो सकता है कई तालमेल नहीं बन पाती है, एक कार्यकर्ता की जिद भी होती है कि भाई मुझे सीट चाहिए, उस दूसरे ग्रुप दूसरी पार्टी को सीट दी गई। मगर सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही पार्टी अपने निर्णय को देखती है और करती है। और जब त्रिकोणीय मुकाबला है तो सामने निष्कर्ष आएगा भी। अभी तो जो दौर चल रहा है इल्जाम का, पैसों का, विभिन्न चीजों का, जो आज महाराष्ट्र की चीजें तीखी कर दी है चुनाव को, वो चीजें बड़ी संगीन है। मगर आप एक विशेष अगर एक विधानसभा की अगर बात करते हैं तो इन चीजों में त्रिकोणीय मामले में देखिए कोई तो निष्कर्ष आएगा। दो चीज होती है, हार या जीत, और जिसको जो मिले वो स्वीकार भी बाइज्जत करनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है, दलों को भी देखा है और दलों के मुखियाओं को भी देखा है, जब अपनी सीट जीत के जब एक सरकार बना लेते हैं तब उन्हें मशीनें याद नहीं आती है। वोटिंग मशीनें जब हार जाते तो उन्हें वोटिंग मशीनें याद आती है, खराब है, फलाना है, ढिमकाना है, वो चीजें देखती है हमें। और अभी इन चुनाव के बाद वो भी देखेंगे। मगर मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पोलिंग झारखंड में या महाराष्ट्र में कुछ जगह पे हुई है, बहुत अच्छी पोलिंग हुई है और हो भी रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि अपने मत का प्रयोग करें और एक अच्छी सरकार चुनने के लिए घर से बाहर निकलें। जी बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। ये निष्कर्ष जनता का है, ये उन पे छोड़ना पड़ेगा हमारे को। मगर फिलहाल लेकिन गणित लगाना और अंदाजा लगाना, जोड़ घटाना करना, ये हम लोगों का काम है। और आप लोगों से जवाब भी लेना इसी बहाने, पार्टियों से जवाब भी लेना हम लोगों का काम है। तो हम लोग अपना काम थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो हम लोग तो ये करते रहेंगे। कभी कड़वे प्रश्न, कभी मीठे प्रश्न, नहीं, कभी कड़वे प्रश्न, कभी जी, कभी कड़वे प्रश्न, कभी मीठे प्रश्न हम पूछते रहेंगे। तो चलिए अब पवन पटेल जी के पास आना चाहेंगे। पवन पटेल जी, वरुण सरदेसाई चुनाव लड़ रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट से, और ये आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई हैं। जीशान जो जियाउद्दीन सिद्दीकी हैं, बाबा सिद्दीकी के पुत्र, ये जीते थे 2019 में, और ये जीशान सिद्दीकी अब एनसीपी के खाते में या महायुति के खाते में चले गए हैं। क्या लगता है कि आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई को आपने समर्थन किया है, टक्कर दे पाएंगे? और दे पाएंगे तो कैसे? देखिए, टक्कर दे पाने के लिए बहुत सारी चीजें आज जिस टाइप का परिवेश भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखा। जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन तो देखिए टक्कर देने के लिए आज हम कैसे भारतीय जनता पार्टी दम भरती है कि उसकी सरकार बनेगी, उसके उम्मीदवार है, उसके गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन उसको कोई ग्राउंड नहीं बताती किस आधार पे जीतेंगे। झूठ के लिए, क्योंकि आपने पूरे भारत में जब से मोदी जी आए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, तो जो झूठ परोसने का काम किया उसके दम पर जीतेंगे।
या फिर पैसे के दम पर जीतेंगे। इनके केंद्रीय महासचिव जिस तरह होटल में करोड़ों रुपए बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, उसके कारण जीतेंगे कोई बताने वाला नहीं। एक पत्रकार ने खुलासा किया कि 3400 करोड़ रुपए है उसने कंटेनर में भर करके गुजरात के व्यापारी ने भेजा है। इन सब का बातों का क्या मायने लगा जी? आप ये बताइए कि हम कहीं चुनाव होता, आचार संहिता लगी जाती है, एक आम आदमी की गाड़ी, पूरा पुलिस प्रशासन तंत्र उस आदमी की गाड़ी चेक करने में लगा रहता है। और ये पैसे का खेल कैसे हो जाता है, इतने बड़े बड़े अमाउंट कैसे आ जाते हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं है। आज आपने FIR कर दी, कल परसों केस दफा हो जाएगा। तो ये पूरा खुला खेल पैसे का चलना, पहले पैसा पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से कर रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के पास जीतने के लिए एक भी कारण होता तो उसको आज अपने काम तो गिनाने के लिए है नहीं, क्योंकि जितने घपोसले, जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का सपना दिखाने के लिए योगेंद्र लाल के हसीन सपने हमेशा पूरे देश को दिखाया है। आज उस सपनों की हकीकत में बदलने की बात है नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने कामों पे विश्वास होता तो उन कामों को लेके जाती। आप नोट करिए, कोई भी भाषण देख लीजिए उसमें, आज भी वो कांग्रेस की बात करेंगे, आज भी राहुल गांधी की बात करेंगे। आज ये नहीं बोलेंगे कि हमने बोला था 2014 में महंगाई कम कर दूंगा और ये हमने महंगाई कम कर दी। बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के लिए पैरामीटर बदल देंगे। कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र अब अच्छी तरह से हम जनता के सामने आ चुका है। ये सिर्फ मैनेजमेंट और मैकेनिज्म से चुनाव जीतते हैं, लेकिन अब इतनी हद भी हो चुकी कि मैनेजम और मैकेनिज्म भी नहीं चलने वाला है। चलिए, हमारा चाहेंगे डॉक्टर आलोक सोती जी के पास। डॉक्टर आलोक सोती जी, सवाल यहाँ पर यह है कि ये आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई हैं, आपके नज़रिए से, आपके अपने नज़रिए से, आपके अपने आकलन से जीशान सिद्दीकी को कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, यहाँ बड़ी राजनीति में स्थिति बड़ी विचित्र होती है। जो आपकी शिवसेना घोर विरोधी थी आपके कांग्रेस की, वो आज कांग्रेस के साथ हुई है। एनसीपी विरोध में थी बीजेपी की सहयोगी बनी बैठी है, चाहे वो थोड़ा आधा ही कट के आई हो। तो राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। यहाँ पे हर प्रकार की संभावना रहती है, जीत और हार की दोनों संभावना रहती है। जो एनसीपी ने आप जो कैंडिडेट दिया है वो कांग्रेस से पिछली बार जीता हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उसके जो है कार्यकर्ता है, और आप देख रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए जो है एनसीपी ने जो है उनको कैंडिडेट फिर से एक बार उन पर विश्वास जताया है और किया है। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बांद्रा, जो कि आपने ही बताया मातोश्री का जो है क्षेत्र है, वहां पे उनका घर है। बाला साहब ठाकरे का एक समय बहुत बोलबाला था, और आपने देखा कि 2019 में शिवसेना जब टूटी नहीं तब वो वहां पे हार गई थी। इसका मतलब ये है कि अब तो उसकी शक्ति भी आधी रह गई है, और आज आप तरीके से उन्होंने एक कैंडिडेट किया है, तो जाहिर बात है कि शिवसेना की वहां पे शक्ति घटी है। मुस्लिम जो वोटर्स है वो क्या सेना को जो वो वोट देगा, अपना वोट ट्रांसफर करा पाएगी, कांग्रेस अपना वोट ट्रांसफर करा पाएगी शिवसेना को, ठाकरे ग्रुप को, तो जाहिर बात है कि उनकी स्थिति बेहतर हो। लेकिन जैसे आंकड़े बता रहे हैं जी, तो उसको देखते हैं कि परहेज है, लेकिन चुनाव में आखिरी तक जब तक जब तक वो खुल नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। हम पुनः आप मेहमानों के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मानखुर्द विधानसभा जो एक महाराष्ट्र की हॉट सीट है, इस पर भी टक्कर किनके बीच है, हम जरा बताते हैं अपने दर्शकों को। अबू आजमी सपा से चुनाव लड़ रहे हैं और एनसीपी से नवाब मलिक चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अबू आजमी, अगर जो 2019 की बात करें तो जो कौन जीता कौन हारा, तो सपा से अबू आजमी चुनाव जीते थे और हारे थे विट्ठल गोविंद लोकरे शिवसेना से। ये दूसरी ग्राफिक्स अगर जो आप चला सकें तो जरूर चलाएं।
अबू आजमी जो हैं 2009 में भी सपा से जीते थे, 2014 में भी सपा से जीते थे, 2019 में भी सपा से जीते थे। सपा की पारंपरिक सीट है। अबू आजमी पुनः यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एनसीपी से नवाब मलिक चुनाव लड़ रहे हैं। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साल 2022 से ईडी के घेरे में हैं और जांच एजेंसी 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था फरवरी में। इसके चलते उन्हें उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये हैं नवाब मलिक, जिन्हें एनसीपी से ये चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट जो है मानखुर्द मुस्लिम बहुल सीट है और चौथी बार अबू आसिम आजमी यहां पर विजयी होने के लिए चुनाव लड़ेंगे। अगर जो जीत जाएंगे तो चौथी बार लगातार इनकी विजय होगी। अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। प्रदीप भटनागर जी, नवाब मलिक चुनाव मैदान में हैं, अबू आजमी हैं। सपा की ये परंपरागत मतलब पिछले अगर जो 3 बार से देखा जाए तो यहां सपा जीतती रही है। आपके प्रत्याशी ऐसे यहां कौन सा समीकरण बिठा रहे हैं कि वो जीत जाएंगे यहां से? वो कौन सा समीकरण है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रत्याशी जो है ये अजीत पवार जी के गुट के हैं और अजीत पवार जी खुद इनका नेतृत्व कर रहे हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने इनका प्रचार प्रसार किया, ना था ना गए। लेकिन अजीत पवार तो महायुति में है ना? हाँ नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि नवाब मलिक को टिकट दिया, ठीक है, मगर हम नवाब मलिक के चले हमने जब भी सरकार में थे इनके विरोध में नहीं। बात ये नहीं है तो आप सपा को तो वोट देंगे नहीं। आपके समर्थक कहाँ वोट करेंगे, आप ये बता दीजिए। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। समर्थक और वोटर की बात देखिए, समर्थक के एक समर्थक जो पार्टी का होता है वो एक वोटर भी होता है और वोटर अंदर की उसकी शुभेच्छा होती है वो किसको दे रहा है और किसको नहीं दे रहा है। इस स्थिति में शायद हो सकता है हम आप टिकट टिप्पणी करते अच्छे लगेंगे नहीं, क्योंकि ये मत का प्रयोग है, अपने अधिकार का प्रयोग। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कार्यकर्ता है। नहीं, ये तो कटने वाली बात है प्रदीप भटनागर जी। नहीं, कटने वाली बात नहीं, ये तो एक अपना अधिकार का प्रयोग करने वाली बात। वो तो सभी जानते हैं और किसी से हम कह भी नहीं सकते कि आप इनको वोट करिएगा। उनका अपना मत है, अपना विचार है, जहां दें। लेकिन एक चीज माना जाता है कि आपने इस पार्टी को समर्थन किया तो वहां यह होता है कि उस पार्टी के अधिकांश समर्थक उस पार्टी को जिस पार्टी ने समर्थन किया है उसके वोटर हो जाते हैं, माना जाता है। और इसीलिए गठबंधन भी होता है और महायुति भी इसीलिए बनी है। तो अब ये बताइए, आप इनको नवाब मलिक को समर्थन नहीं कर रहे हैं, बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी तो प्रत्याशी भी नहीं उतारा है आपने अपना, तो आप किसे समर्थन कर रहे हैं ये बताइए। इनको समर्थन नहीं करेंगे तो क्या अबू आजमी जी को करेंगे? आदमी पुष्पा जी, जिस समय जब टिकट बंटवारे को लेकर जब सभाएं और मीटिंगें दो पार्टियों में दोनों तीनों में हो रही थी तो सीट बंटवारे की हो रही थी, ना कि किसको सीट दी जाएगी। अगर सीट बंटवारे की बात होने लगी और जिन्होंने जब इनको नवाब मलिक जी को टिकट इन्होंने अजीत ग्रुप ने दी है तो अजीत जी करेंगे अपना। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई वो नहीं है। अब साफ हमारा शीर्ष नेतृत्व निकल नहीं। ये भी सुनने में आया है कि शिवसेना के सुरेश पाटिल को समर्थन कर रही है बीजेपी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, सच्चाई तो मीडिया तो कुछ ना कुछ दिखाएगी और चलाएगी, मगर सबसे बात स्पष्ट बात जो क्लियर है, जो नेतृत्व ने कर दिया है वो स्पष्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। भाई वोटिंग की बात, मैं अगर आप जिस प्रकार से आप अभी एक क्वेश्चन तो कर रहे थे ना, उसके जवाब में यही बताना चाहूंगा। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में 300 से सीटें ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तो ये वोट बैंक जो था, जो समस्त हिंदू बांट रखा था, अब पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर भी 300 से ऊपर सीटें आई तो वो भी प्रदेश की जनता ने करा,
वो किस पार्टी की है और किस पार्टी की नहीं है वो नहीं है। बात वोट बैंक की है कि जनता ने वोट दिया, क्या सीटों के ऊपर सीटें जो अगर उत्तर प्रदेश में आई तो क्या उसमें बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होंगे या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होंगे? सब होंगे। आज इतनी बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के अंदर या लोकसभा में मिली थी तो वो कुछ तो दर्शाते है ना। इसी प्रकार नवाब मलिक जी भी तो ठीक है चुनाव लड़ रहे हैं, वो अजीत ग्रुप से लड़ रहे हैं, अजीत जी से, मगर वो तो उन्हें देखना है निजी मामले, वो जीतने हारे। अगर कोई कार्यकर्ता अगर सपोर्ट भी कर रहा होगा तो मैं उसके विषय में कितनी कसर उसकी मन की इच्छा होगी। चलिए ठीक है, ये ठीक है, दिया है पार्टी ने। चलिए अब सवाल तो बहुतेरे हैं, लेकिन हमारे जो पवन पटेल जी हैं वो कहेंगे कि देखिए हमारे पास आए ही नहीं इतना, तभी से बीजेपी में थोड़ा सा बीच में माफी चाहूंगा, बोल रहा हूँ। इस प्रकार जो आपने क्वेश्चन पूछा गया था और ये कांग्रेस के नेता जो बैठ के एक तरफ चले गए पैसे को लेके, मैं उनको बताना चाहूंगा और स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से भी कर देता हूँ। पहली चीज तो ये कंफर्म नहीं हो पाया कि संजय निरुपम जी को पैसे मिले हैं, जिस गाड़ी में मिले उस पर स्टिकर लगा हुआ था, वो भी मीडिया ने स्पष्ट नहीं कहा, सूत्र कह रहे हैं। अब आप आ जाइए विनोद कांत जी की बात, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया या फिर प्रेस 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कि जो सीसीटीवी जो भी जांच में हम पूर्ण सहयोग करेंगे और इसकी जांच होनी भी चाहिए। ये कांग्रेस जो षड्यंत्र रचा है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। बोले जब किसी को पता ही नहीं था मुझे यहाँ आना है तो पैसा कहाँ से आया? और यही बता दूंगी, ना तो कल से लेके आज तक ना तो कांग्रेस का नेता कोई प्रवक्ता ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राहुल गांधी पेश तो करते हैं मगर स्पष्ट नहीं कर पाए बैग कौन सा था या पैसे कौन थे। चंद पैसे हाथ में उड़ा के दिखाई जरूर गए मगर क्लियर नहीं कर पाए। मगर सबसे पहले ये थोड़ा सोच समझ के इन चीजों को रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टैंड क्लियर करा है, जो भी नेता या प्रवक्ता किसी भी पार्टी का इस विषय को देखिए अगर तथ्यों पे बोलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम सबसे मानहानि का दावा करेंगे। आप किन तथ्यों पे विभिन्न टीवी पे बोला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पवन पटेल जी चलिए ये बातें तो होती ही रहेंगी, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम बात मानखुर्द की कर रहे हैं। तो मानखुर्द में अबू आजमी सपा से हैं और लगातार ये चुनाव लड़ते रहे हैं। हमें लग रहा है कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में है नहीं, वो महाविकास अघाड़ी और महायुति में तब्दील है वहां पर। तो क्या लग रहा है कि अबू आजमी जी पुनः अपना सीट बचा पाएंगे? आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए, एक तो दोनों बातें मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। जो अभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे, मैं तो वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को झुठलाने में उसको महारत हासिल लेके सामने दिख रहे, वीडियो दिख रहे, वो संदेह का आगे, लेकिन उसको भी कहीं रिपोर्ट डाल के लेबोरेटरी में जाके चेक करा देंगे कि नहीं, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर बात की परिभाषा अपने हिसाब से घड़ती है। देश प्रेम की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से घड़ती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत में शामिल है और भारतीय जनता पार्टी को सब महारत हासिल है। हम तो उसकी बात कर रहे हैं, एक आम आदमी जो देखता है वीडियो, जो दिखाया जाता है कि उतने करोड़ रुपए कहाँ से आ गए, उसके होटल में कैसे लाखों रुपए बरामद कर लिए गए हैं, ये सब जांच का विषय है। लेकिन इस जांच की कभी रिपोर्ट आती नहीं है। ये आई गई बात हो जाएगी, अभी जबकि हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। हमेशा चुनाव में ऐसा होता है, लोगों को पकड़ लिया जाता है जो गड़बड़ करते, लेकिन उसकी रिपोर्ट सामने बहुत ज्यादा नहीं आ पाती है। और तो ही दूसरी बात देखिए, हमारा सबसे बड़ा स्टैंड क्लियर है कि देखिए अब आपके चुनाव, एक दो चुनाव होते हैं कि ठीक है कुछ आदमी गफलत में चले जाते हैं, लेकिन अब इतना लंबा समय हो गया कि हर व्यक्ति इस देश का जान चुका है कि मोदी जी अब कुछ करने वाले नहीं। मोदी जी ने जो बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े बहकावे में उनके जरूर जनता आ गई थी, लेकिन अगर करना होता तो उसके आज कुछ ना कुछ साफ देखिए करने की दिशा में जा रहे हैं। अब मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं, देश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। इसी उम्मीद को एक कारण आपने देखा होगा कि 400 पार का नारा ध्वस्त हो गया, अयोध्या में क्या हालत हुई, बद्रीनाथ में क्या हाल हुई, सब पूरी दुनिया जग जाहिर हो चुका है। अब रही बात जो देखिए, जो दूसरी बात है कि हर जगह अलग अलग समीकरण होते हैं। कई जगह जाति समीकरण होते हैं, कई जगह होता है कि अगर 4 बार से 5 बार स्टैंडिंग कोई है एमएलए, वो फिर से चुनाव मैदान में है, तो 2 चीजों पे बड़ा स्पष्टली फोकस होता है कि अगर वो व्यक्ति एकदम आम आदमी के लिए बिछा हुआ है, आम आदमी के लिए 24 घंटे अवेलेबल है, तो बहुत जरूरत नहीं है कि वो हारेगा या जीतेगा उसको, क्योंकि एक वो उस टाइप का जनाधार मिल जाता है जहां पे बहुत सारे जो नेशनल लेवल के मुद्दे होते हैं, जो स्टेट लेवल के मुद्दे होते हैं, वहां पे वो मुद्दे नगण्य हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, उनके कुछ ना कुछ ट्रिक्स ऐसे हो जाते हैं
कि वहां पे उस टाइप का निर्णय अमेंडमेंट जिस टाइप का आदमी कल्पना करता है उस टाइप का नहीं आ पाता है। तो मैं आज जो किसी भी चुनाव की बात कर रहा हूँ, लोकल मुद्दों से ज्यादा बड़ा आज हमारे देश और संविधान का मुद्दा हो गया है। पूरी दुनिया ने देखा किस तरह राज्यसभा में तानाशाही चलाई, किस तरह लोकसभा में ताना चलाई, सांसदों को निलंबित कर दिया, 750 किसान शहीद हो गए। तो इस बार मेरा विश्वास है कि इस टाइप से जो फैक्टर जो आम आदमी को टच करने वाले, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे 100 दिन में खाना बनाने हो, चाहे किसान, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग से मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ ना बोला हो। आज वो सब झूठ जो है हर व्यक्ति के जहन में है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतदाता उन सबको देखते हुए निर्णय लेगा। चलिए ठीक है, डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपका आकलन क्या कहता है मतदाता की सोच? अब तो जल्द ही 5 बजे तक मतदान होगा, लेकिन जो मतदाता मतदान केंद्र के अंदर चले जाएंगे वो जब तक उनका मतदान नहीं हो जाएगा तब तक होगा, लेकिन माना यह जा रहा है 5 बजे तक मतदान होगा। जी, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, अब्बू आजमी एक बड़े और गद्दावर नेता है सपा के, और लगातार 3 दफे जीत चुके हैं और चौथी दफे भी मजबूती से खड़े हुए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इनका जो है शानदार प्रदर्शन रहना चाहिए, लेकिन इनका काट करने के लिए जो आप देख रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनको इनके विपक्ष में जो खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो नवाब मलिक साहब को खड़ा किया जा रहा है। लेकिन नवाब मलिक साहब की जो छवि है ईडी और सीबीआई के छापे के बाद बहुत खराब हो गई है और राजनीति में उनका जो इतिहास है बहुत सुंदर नहीं है। ऐसे में बीजेपी जो है डिलेमा में है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, ना वो सपा को दे सकती है क्योंकि एनसीपी उनके गठबंधन में है, तो इसलिए उनके समझ में खुल के सामने नहीं आ सकती है। तो ये जो डिलेमा वाली स्थिति है, ये विशेषकर बीजेपी के जो वोटर्स हैं, समर्थक है, हालांकि वहां पे काफी कम होंगे, ऐसी स्थिति में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, किसको वोट दें, किसके समर्थन में नारे लगाए, किसका झंडा उठाते चले, क्योंकि बीजेपी ने एक काम किया है कि उन्होंने अपना गठबंधन धर्म निभाया है और अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। तो कुल मिला के 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स जो कि बड़े गद्दावर नेता हैं, जिनकी अपनी छवि है, केवल महाराष्ट्र में नहीं, आप देखते हैं कि अब्बू आजमी साहब का उत्तर प्रदेश में भी काफी नाम और जलवा जलाल है। तो ऐसी स्थिति में जो है 2 बड़े नेता जो हैं, जो आप कहें 2 बड़े मुस्लिम नेता लड़ रहे हैं, उनके लिए पार्टी उतनी बड़ी या पार्टी का झंडा या पार्टी का बैनर उतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये इस समय जो है दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, चाहे वो नवाब मलिक साहब हो, चाहे वो अब्बू आजमी साहब हो, लेकिन पल्ला जो भारी नजर आ रहा है वो अब्बू आजमी साहब का ही आ रहा है। जी, पल्ला भारी अब्बू आजमी साहब का ही आ रहा है। चलिए, हम अगली सीट की तरफ रुख करते हैं और वो सीट है मुंबा देवी। आइए, कौन कौन किनके बीच टक्कर है, आइए पहले वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर शिवसेना से साइना एनसी और कांग्रेस से अमीन पटेल चुनाव मैदान में हैं। अगर बात करें जनादेश की 2019 की, तो 2019 की अगर जो बात करें ग्राफिक्स 2, तो अमीर अली पटेल कांग्रेस से यहां पर जीते थे और पांडुरंग सकपाल शिवसेना से हारे थे। ये मुंबा देवी की सीट है। चूंकि आपको बताएं कि जो दक्षिण मुंबई से शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत की अभद्र टिप्पणी के बाद साइना एनसी चर्चा में आई, वो शिवसेना से यहां उम्मीदवार हैं। महायुति की ओर से शिवसेना ने टिकट दिया है। तो इनके बीच टक्कर है। अब चूंकि अब हम मेहमानों की तरफ चलें, उससे पहले लगातार हमारे पास ये इंडिकेशन आ रहा है पीसीआर से
कि समय समाप्त हो चुका है और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़े। चूंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पुनः वापस आएंगे।